सब एस्पिरेंट्स मुझसे जानना चाह रहे थे कि सर कोई एक ऐसा टॉपिक बता दें जहां से यूपीएससी इंडियन पॉलिटी में बार बार क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे क्वेश्चंस हर साल तो आता ही आता है, लेकिन काफी सारे बच्चे क्वेश्चंस कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स ऐसे ऐसे इन्वॉल्व हैं कि जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। वो टॉपिक जहां से यूपीएससी हर साल तकरीबन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी वहां से क्वेश्चन आएगा, वो है मनी बिल। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सबके सब मनी बिल पे आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल? यहां पे देखिए, विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट, ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल, ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर से मनी बिल 25-18-23, विच ऑफ द व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। यहां देखिए, द ऑथराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं सब एक ही टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है मनी बिल। यहां देखिए, इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट, व्हाट हैपेंस व्हेन यूनियन बजट इज नॉट पास। यानी अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम अच्छे से जान लेते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ताकि हम इंडियन पॉलिटी में अगर मनी बिल से क्वेश्चन आ गया उसे मिस ना करें। मनी बिल स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट 1, वो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। याद रखिएगा, जितने भी रेवेन्यू सरकार रिसीव करती है वो सब के सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। लेकिन एक चीज याद रखें, ये पैसा है किसका? ये पैसा मेरे और आपके जैसे लोगों का है, यानी ये पैसा पीपल का है। हमारा प्रियम्बल जब स्टार्ट होता है उसमें लिखा है वी द पीपल, ये पैसा भी हमारा ही है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लगाइए, क्या इस अकाउंट में से, जो सरकार का ये अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे सरकार बिना हमसे पूछे पैसा निकाल सकती है? यानी क्या एग्जीक्यूटिव यहां से पैसा अपनी मनमर्जी से खर्च कर सकती है? नहीं। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहां पर है? हमारी रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर के लोकसभा में, इसलिए तो उसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो मित्रों, अगर सरकार को इस अकाउंट में से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की, पर्टिकुलरली लोकसभा की। यह चीज याद रखिएगा। अब इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जाता कहां से? जो भी सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, टैक्सेस से, जीएसटी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, लोन से इकट्ठा करती है, लोन्स रेज करती है, चाहे डोमेस्टिकली करे, इंटरनेशनली करे, वो सारे का सारा, ओके। तो वो सब पैसा रेवेन्यू वाला, यानी टैक्सेस का पार्ट, लोन्स का पार्ट, वो सब का सब जाता है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ये पैसा किसका है? हमारा है। क्या सरकार अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती है। पॉइंटर 1, यानी सरकार को जब भी इस अकाउंट में से, जिसमें इंडिया की सारी कमाई पड़ी हुई है, उसमें से पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति चाहिए? हमारी अनुमति चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आई होप आपको याद हो गया होगा कि जितना भी रेवेन्यू सरकार इकट्ठा करती है, जितने भी लोन्स लेती है सरकार, वो सब के सब इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वो पैसा जाता है। यानी एक बड़ा अकाउंट सरकार का, जिसमें टैक्सेस का, लोन्स का, सब पैसा यहां पर जाता है। पहला कॉन्सेप्ट ये था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये अकाउंट मेंटेन कौन करता है? मेंटेनेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। कंटीजेंसी फंड पे पूछे हुआ है कई बार, हो सकता है इस बार कंसोलिडेटेड फंड पे पूछ लें। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसा मैंने बताया, पैसा किसका है? पैसा हमारा है। पैसा अगर हमारा है तो किसकी मर्जी से खर्च होना चाहिए? हमारी मर्जी से। हमारे रिप्रेजेंटेशन वहां पे कौन है? लोकसभा के मेंबर्स। यानी ऑल एक्सपेंडिचर्स जो यहां से भारत की सरकार करेगी, उसके लिए उन्हें चाहिए अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट।
तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और दूसरा कि इसे मेंटेन कौन करता है, तीसरा इसमें से अगर पैसा निकालना है किसका अप्रूवल चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अब कॉन्सेप्ट आता है नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं मनी बिल्स। सर ये मनी बिल क्या है? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मनी बिल पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने पहले कंसोलिडेटेड फंड तो समझा दिया, लेकिन मनी बिल क्या होता है? मनी बिल समझने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूं, बस वो टेक्निक याद रख लो। आप याद रखो IARRA। मतलब सर, मतलब बेटा कोई भी बिल जिससे इंपोजिशन हो I, अबॉलिशन हो A, रिमिशन हो R, रेगुलेशन हो R, ऑल्ट्रेशन हो किसकी? टैक्सेस की। तो जिस भी बिल में आयरा हो टैक्सेस का, आयरा का मतलब IARRA, इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, रेगुलेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, वैसी बिल को हम बोलेंगे मनी बिल। सर ये डेफिनेशन क्या आप खुद से बना रहे हैं? ना मैं खुद से क्यों बनाऊंगा, ये डेफिनेशन दी है आर्टिकल 110 में। तो सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन, आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 110। उसी के साथ साथ कोई भी बिल जिसमें बोरोइंग ऑफ मनी या गारंटी, जहां हमारी भारत की सरकार दे रही है, या तो पैसा बोरो कर रही है या गारंटी दे रही है, उसके रिलेटेड कोई भी बिल अगर आएगा किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के रिलेटेड, तो उस बिल को भी भारत सरकार की बिल को हम मनी बिल बोलेंगे। तो आयरा वाली याद रखना, आयरा के रिलेटेड बिल आई मनी बिल। कहीं पर भी बिल में अगर पूछा गया प्रोविजन है बोरोइंग को लेके, गारंटी को लेके भारत सरकार की, वापस से मनी बिल। और तीसरा, अगर बिल आ रही है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड को लेकर, इनकी कस्टडी को लेकर कोई बिल आ रही है, तो वो भी क्या है? मनी बिल। तो आप ये तीन तो याद रखेंगे ही रखेंगे, उसके बाद आप याद रखेंगे कोई भी पैसा जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा या उसमें डाला जाएगा, वो भी मनी बिल कहलाएगा। तो टोटल आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, मेन 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, मनी बिल की डेफिनेशन कहां पर दी हुई है? सर 110 आर्टिकल में दी है। मनी बिल कौन सी बिल होती है, वो किस किस से डील करती है? सर याद रखिए, आयरा, IARRA, इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, रेगुलेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद गारंटी, बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद कस्टडी ऑफ कंटिजेंसी फंड या कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमने पैसा निकालना है या उसमें पैसा डालना है, तो कौन सा बिल आएगा? मनी बिल। होगी 3 बातें याद? हो गई। आप समझ में आ गया कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आप यहां पे पढ़ रहे थे, इसके रिलेटेड जो बिल्स आएंगी वो क्या होंगी? मनी बिल्स। टैक्सेशन के रिलेटेड मनी बिल। आपकी गारंटी को लेकर कोई बिल आएगी, कौन सी बिल? मनी बिल। बोरोइंग को लेकर मनी बिल। बस ये आसान सा तरीका याद रखें, आपको मनी बिल समझ आ जाएगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो हम क्लियर कर ही चुके। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये मनी बिल की डेफिनेशन जो आर्टिकल 110 में दी हुई है, उसमें हिसाब से कभी पहले क्वेश्चन पूछा गया है क्या? जो मनी बिल की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, क्या इस मनी बिल की डेफिनेशन पे कभी क्वेश्चन पूछा गया है? चलिए जल्दी से PYQs देखते हैं। यहां देख लीजिए, ये वाला एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी आप डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उससे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला PYQ 2018 का PYQ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? याद रखिएगा, नॉट करेक्ट बतानी है, रॉन्ग बताना है। पहला, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू आयरा, इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। अभी तो पढ़ा कि आयरा वाली जो बिल होती है वो मनी बिल है, तो यानी सही है। A money bill has the provisions for the custody of consolidated fund of India, contingency fund of India। अभी थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी, सर सही है।
A money bill is concerned with appropriation of money out of the contingency fund of India. Contingency fund of India. मैंने क्या कहा था आपको, पैसा कहां से निकले कहां पर जाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये तो सर गलत है। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ए मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग गारंटीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये तो फोर्थ पॉइंट था जो आपने बताया था, तो सही ऑप्शन हो गया सी। मतलब हमें गलत बताना है तो सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए अभी हमने डेफिनेशन ही पढ़ी और एक PYQ आपने और मैंने सॉल्व कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मनी बिल को लेकर, हो ही नहीं सकता कि इसके क्वेश्चंस हम गलत कर सके। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूं। अगर आपकी और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बीच में हर्डल बनकर एक महंगी फीस खड़ी है, तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 60% ऑफ हमारी सब सब्सक्रिप्शंस पे। अगर आप हमारी 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो वो 23,499 में पड़ेगी, और उसी के साथ साथ 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको 24,999 में मिलेगी। होगी तैयारी अब अफोर्डेबल या नहीं? अगर आपको इससे एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जीएस तो आप कर लेंगे, लेकिन सीसेट आपके लिए एक इशू बन सकता है, एक हर्डल बन सकता है, तो इंडिया की टॉप मोस्ट सीसेट फैकल्टी मधुकर सर क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ 2,999 रुपीज में। यानी सीसेट अब आपका हर्डल नहीं रहेगा। मधुकर सर इंश्योर करेंगे कि आप सीसेट को अच्छे से पास कर पाए, कंफर्टेबली पास कर ले। हमारे बैचेस हर एक लैंग्वेज में, हिंदी बैच परम, आगाज और आरंभ हमारे इंग्लिश बैच है, इग्नाइट बेस्ट इंग्लिश मीडियम का बैच। चलिए अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर ये मुझे याद हो गया, ये तो इजी था, यूपीएससी मेरे साथ खेलेगा कहां पर? तो यूपीएससी आपके साथ खेलेगा यहां पर। आपको यह पता होना चाहिए कि मनी बिल में कौन कौन सी रिसीप्ट्स नहीं आती, क्या क्या मनी बिल में इंक्लूडेड नहीं है। अगर डेफिनेशन आपको परफेक्ट होगी तो यह भी पता कर लो कि क्या क्या मनी बिल में नहीं आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। फाइन्स नहीं आएंगे, इंपोजिशन ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज नहीं आएंगे। लाइसेंस के लिए जो फीस होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वैसी बिल्स यहां पर नहीं आएंगे। यहां पर भी मनी इन्वॉल्व है। देखिए पैसे का लेन देन यहां भी हो रहा है, बट ये मनी बिल में नहीं आएंगे। उसके बाद imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax by any local authority, यानी जो लोकल बॉडीज आयरा करती है, imposition, abolition, remission, regulation and alteration of taxes, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो लोकल बॉडीज कर रही है। ये चीज याद रखिएगा, यहां पर आप बच्चा फंस सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट 4 जो आप याद रखेंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मनी बिल के प्रोसीजर से आते हैं, क्योंकि मनी बिल को लाना, पास करने का प्रोसीजर थोड़ा खास है। तो चलिए जल्दी से हम लोग मनी बिल के प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो आपको इससे याद रखना है स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। यहां पर भी बच्चे फंस जाते हैं बहुत सारे। याद रखिएगा ये जो स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल्स के लिए, इट इज गिवन इन आर्टिकल 109। याद रखिएगा जो ये मनी बिल्स को पास करवाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर है, इट इज गिवन इन आर्टिकल 109। क्या याद रख लिखा है यहां पर? ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। शैल नॉट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, मतलब मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होगी कहां पर? सर लोकसभा में। पहला पॉइंट, मनी बिल वो बिल है विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। दूसरा पॉइंट, मनी बिल इंट्रोड्यूस होती है विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही ये इंट्रोड्यूस होती है। ये प्रोविजन कहां दिया? आर्टिकल 117 में दिया हुआ है कि मनी बिल आएगी तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगी। दो कंसेप्ट यही हो गए। पहला कॉन्सेप्ट, मनी बिल खाली लोकसभा में आ सकती है, राज्यसभा में कभी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। दूसरा कॉन्सेप्ट,
कि इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब की। तीसरा पॉइंट यहां की, अगर आप समरी पढ़ोगे, आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर पता चलेगा। कॉन्सेप्ट 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोचो, अगर मनी बिल को प्रेसिडेंट रेकमेंड करके भेज रहे, यानी प्रेसिडेंट ने साइन किया हुआ है कि हां मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो, तो अगर बिल दोनों हाउसेस से पास हो गई, प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगी, प्रेसिडेंट साहब उसको रिटर्न करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तब प्रेसिडेंट साहब ने तो साइन करके भेजी थी। इसीलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन से इसे भेजा हुआ है। यह पॉइंट याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हाँ करेंगे या विदहोल्ड करेंगे अपनी असेंट, लेकिन रिटर्न मनी बिल को नहीं कर सकते। तो एक कंसेप्ट हमें यहां से और पता चल गया कि प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगी, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की है, तो सर ये कभी भी रिटर्न नहीं होगी। तो अगर लोकसभा में आई, लोकसभा में पास हो गई, फिर एक प्रोसीजर है जो हम अभी समझेंगे। सर अगर मनी बिल लोकसभा में फेल हो गई, पास ही ना करवा पाई सरकार, क्योंकि सरकार ही लेके आती है मनी बिल, इट इज ए गवर्नमेंट बिल, तो अगर मनी बिल सरकार पास ही ना करवा पाई तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, मनी बिल लोकसभा में आती है, सरकार लेके आती है, गवर्नमेंट बिल होती है। अगर मनी बिल सरकार लोकसभा में पास ना करवा सके तो इट लीड्स टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार गिर जाती है। कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत नहीं, सरकार टाटा बाय बाय, वहीं पर उसी समय। तो ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा कि अगर मनी बिल पास ना हो सके लोकसभा में, इट लीड्स टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट। चलो हम अच्छा सोचते, हम सोचते कि मनी बिल पास हो गई, लोकसभा से पास हो गई, फिर क्या होगा? फिर ये राज्यसभा में ट्रांसमिट होगी। आमतौर पर कोई भी बिल हो, हम लोग ये देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा भाई हैं, भाई पार्टनर्स है, इक्वल, उनकी जो जजमेंट होती है वो सुनी जाती है। लेकिन मनी बिल के केस में लोकसभा बड़ा भाई है, राज्यसभा छोटा बन जाता है, मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पैसा है किसका? पीपल का। पीपल का हाउस कौन सा है? लोकसभा। तो इसीलिए जब बिल पास होके लोकसभा से राज्यसभा में जाती है, तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज होते हैं इस बिल पे एक्शन लेने के लिए। 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को बिल के ऊपर फैसला बताना होता है। अगर 14 डेज तक राज्यसभा कोई फैसला ना बता पाए, तो जैसे ही लोकसभा ने बिल राज्यसभा को भेजी थी, बिल वैसे ही पास मानी जाती है बिना किसी चेंजेस के। चलो ये मान लेते हैं कि लोकसभा ने बिल राज्यसभा भेजी, राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर अंदर बिल वापस भेजी लोकसभा में, लेकिन कुछ रिकमेंडेशंस थी, कुछ अमेंडमेंट्स की, तो क्या होगा? तो लोकसभा की मर्जी है कि वो उन अमेंडमेंट्स को मानता है या नहीं मानता। अगर मानता है तो बिल मानी जाएगी, पास हो गई विद अमेंडमेंट्स। नहीं मानता तो ओरिजिनल जो बिल भेजी हुई थी वही पास मानी जाती। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि मनी बिल एक बार लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गई, सिर्फ 14 डेज है, 14 डेज में राज्यसभा ने एक्शन ना ली, तो फिर क्या होगा? फिर बिल ओरिजिनल स्टेट में ही पास मानी जाएगी कि राज्यसभा ने हाँ कर लिए। अगर राज्यसभा रेकमेंड कर दे, कुछ रिकमेंडेशंस दे दे, फिर क्या होगा? फिर लोकसभा की मर्जी है, मानेगा तो रिकमेंडेशंस के साथ बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगी, नहीं मानेगा तो ओरिजिनल जो बिल भेजी थी वही प्रेसिडेंट के पास जाएगी। यानी मनी बिल में राज्यसभा का ज्यादा रोल नहीं है, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, सो ये एक और पॉइंट है जो आपको अगर याद हो गया, इतना जितना अभी तक मैंने बताया है, इसके बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आपको पता है प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके यहां तक क्लियर हो गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे जो आप मनी बिल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे थे वो हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए, मनी बिल को लेके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 109 में दिया है ना, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड।
राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट। यस, रिजेक्ट नहीं कर सकता, पावर ही नहीं है। या तो अप्रूव करना है या तो रिकमेंडेशंस बतानी है। रिकमेंडेशंस लोकसभा या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। ओके, ये तो सही है। अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड। गलत है बेटा, कहाँ एक्सेप्टेड? उनकी फुल अथॉरिटी है, माने या ना माने। ओके, सो कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, व्हेन ए लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल वाली क्लास हमने कल करनी है, तो ये क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट विल फॉलो इफ द मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर राज्यसभा ने अमेंड कर दी है, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ये तो होगा नहीं। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, ये होगा नहीं। द प्रेसिडेंट में कॉल ज्वाइंट सिटिंग तो होती नहीं। तो इसका फर्स्ट आएगा कि लोकसभा की मर्जी है, वो माने या ना माने। ओके, क्लियर। अब आपको मैंने अभी बताया कि ज्वाइंट सिटिंग कभी भी नहीं होती मनी बिल के लिए, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। गाइस, एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर, When the union budget is not passed by लोकसभा, यूनियन बजट मतलब इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मनी बिल, तो क्या होगा? आपको मैंने कहा सरकार गिर जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीधे सरकार गिर जाती, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत नहीं है। द अथॉराइजेशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, अभी बताया मैंने, द पार्लियामेंट। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। आप मेरे को जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।